वीडियो ऑन कर लो सब लोग। चलो स्टार्ट करें। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, सबसे पहले हमने वेरियस एंटिटी में मैट को कंप्लीट कर लिया है एंड एओपी को मैट एंड एएमटी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैट के देख लिए, एएमटी के अभी कोई क्वेश्चन नहीं देखे, क्योंकि एएमटी का क्वेश्चन जब भी आएगा साथ में 10 AA हो सकता है उसके अंदर हो। फिर एएमटी वेरियस एंटिटी के साथ होता है, बिकॉज एएमटी इज एप्लीकेबल टू वेरियस एंटिटी एक्सेप्ट कंपनी। तो हम रुकते ना, पहले सारी वेरियस एंटिटी करते, 10 AA करते, फिर एएमटी को भी क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस को कवरेज में लेंगे। ठीक है, अब आज अपने को स्टार्ट क्या करना है, ऑल्ट एओपी। ये एओपी मेरे को क्यों स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैट में मैंने एक पॉइंट देखा था कि ये जो एओपी होता है जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पूरा पहले नाम समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैं लिख रही हूं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, एओपी के साथ ऑब्लिक में लिखा है बीओआई, दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब इनका मतलब क्या है, अगर मैं थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड जाऊं, इफ आई गो हेयर जिसमें लिखा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो पर्सन तो मैम कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। आप कंपनी ले लो, कंपनी हो गया, एलएलपी ले लो, आप फर्म ले लो, आप किसी इंडिविजुअल को भी बोल सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे ग्रुप बन जाए, चाहे इन दोनों का या फिर इन तीनों का ग्रुप बन जाए, या फिर सारे के सारे ये मिलके ग्रुप बना ले, मतलब कोई भी पर्सन्स जुड़ जाएंगे और उनका एक एसोसिएशन बन गया, तो मैं इसे बोल सकती हूँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, लेकिन मैम यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे, इंडिविजुअल ही हो सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है। अब मैम जब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पे जाएंगे तो इसमें अलग से मेरे को कुछ करना पड़ेगा। हाँ, और जब आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे आते हो तब आप कुछ और अलग से चीजें देखते हो। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, चाहे आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, इस पे रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा, इस पे रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा, ये डिपेंड करता है इसके अंदर के मेंबर्स के ऊपर। सो माई एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसको रेट में कितना लगाऊं, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टैक्स, यहाँ पे व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टैक्स, ये एंटायरली डिपेंड करता है कि इसके अंदर की ये मेंबर्स, इन मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें। ठीक है, अब पहले मैं आती हूँ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पे। मैम इंडिविजुअल के टाइप क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल के टाइप नहीं हो सकते, पर किसी इंडिविजुअल की आप टोटल इनकम चेक करो, अगर उस इंडिविजुअल की टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, इसका मतलब 2,50,000, और एज द केस में भी अगर सारे सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन। अगर इनकी जो इनकम है ग्रेट लेस देन इक्वल टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जाती है, तो इसका मतलब मैम सपोज करो यहाँ पे कितने 10-15 लोग हैं, कितने 15 लोग हैं जिनसे मिलके मेरा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना है, क्योंकि इंडिविजुअल है कोई और हो नहीं सकता, ये 15 लोग हैं, और जितने भी है ना यहाँ पे ये इंडिविजुअल, सबकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे ही है या फिर 2,50,000 ही है। क्या मैम हर एक पर्सन को आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट दोगे? हाँ, इंडिविजुअली हर एक को मिलता ही है, बेसिक एग्जेम्पशन के नीचे हो तो बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैम एक काम करो ना, क्यों अलग अलग करके हम सबको यहाँ पे बेनिफिट दे रहे, एक साथ ये बीओआई में ही स्लैब रेट लगा दे तो बात तो वही पड़ेगी। आप क्या करो, क्योंकि इन सबकी इनकम भी कम है, तो एक काम करो डायरेक्टली ये जो बीओआई है ना, इस बीओआई के अंदर क्या करो, इस पे लगा दो आप स्लैब रेट, कोई बात हो गई हमारे लिए। तो इसका मतलब मैं ये बोलूं, अगर मेरा एसोसिएशन ऑफ पर्सन
या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर सारे पर्सन इंडिविजुअल है या फिर सारे इंडिविजुअल से मिलके एक कॉर्पोरेशन बना है, ठीक है, और इनकी जो टोटल इनकम है वो लेस देन इक्वल टू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो हमको एओपी या बीओआई पे जो रेट एप्लीकेबल करना है वो रेट क्या होगा, मेरा स्लैब रेट। मतलब ये मुझे मेंबर्स बता रहे हैं, मेंबर्स के बेसिस पे मैं डिसाइड कर पा रही हूँ कि मुझे एओपी बीओआई पर रेट क्या लगाना है, टैक्स रेट। डन, ये हो गई पहली चीज। अब दूसरा, मैम अगर ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो गई, यहाँ पे मैम 15 लोग हैं, एज हमने जो एग्जाम्पल लिया था 15 एक लोग हैं। सपोज मैम इन 15 लोगों में ये एक ही है, ये एक ही अंकल है जिनकी इनकम कितनी हो गई, मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो एक ऐसे अंकल हैं जिनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है। अब इनको स्लैब रेट का बेनिफिट तो नहीं मिल सकता, वो बेसिक एग्जेम्पशन वालों 2.5 लाख का बेनिफिट इनको मिल नहीं सकता। इनकी कहीं ना कहीं इनकम टैक्सेबल तो हो रही है, 5% पे हो सकती है, 20 पे हो सकती है, 30 पे हो सकती है, वो जो भी हो वो देखेंगे, होगी तो सही। तो अब सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते ना, इन पे अलग से कैलकुलेशन करेंगे, बाकी मेंबर्स का अलग से होगा। इसका मतलब सिर्फ एक की भी इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से बाहर निकल गई तो इस एओपीबीआई पे स्लैब रेट नहीं लग सकता, क्योंकि एक बाहर हुआ तो स्लैब रेट भी बाहर हो गया। अब क्या करें, तो बोलते हैं सब पे क्या करो, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्सेशन ले लो। ये जो भी है एओपी बीवाई, इस एओपी बीवाई का रेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और जब समझो ये मेरा क्या है एओपी बीवाई, इसके अंदर के सारे मेंबर्स, ठीक है, सिर्फ एक अंकल ऐसे थे जिनकी इनकम आगे निकल गई, पर इस पूरे एओपी बीवाई ने एमएमआर की रेट से टैक्स पे कर दिया है। तो जब इन मेंबर्स को अपना शेयर मिलेगा इनकम का, वो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है ना, वो शेयर पे तो इनकम जो हमने कमाई, मैंने एक बॉक्स में इनकम कमाई, पहले एओपीबीआई ने उस पर टैक्स पे किया, फिर उस इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इस इनकम पे तो टैक्स लग चुका है ना, वो भी मैक्सिमम रेट से टैक्स लगाया तुमने। तो बोलते हैं ऐसे केस में जब ये एमएमआर से टैक्स हुई इनकम आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मैम किन के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इन मेंबर्स के लिए अब वो शेयर एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ऑलरेडी एओपीबीआई बहुत मैक्सिमम रेट पे टैक्स पे कर चुकी है। क्या ये बात समझ में आई? तो अभी हमने बात की जब सिर्फ इंडिविजुअल की कहानी चल रही है एओपीबीआई में, क्योंकि पर्सन में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते, पर्सन में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी बोल सकती हूँ मैं उसको। यहां तक बात समझ में? तो ये समझ में आया कि मेंबर्स डिसाइड करवाते हैं कि ओपीबीआई का टैक्स रेट कितना होगा। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिसाइड किया, इतना कि मैम एओपी में अगर सारे के सारे इंडिविजुअल हैं तो मुझे उनकी टोटल इनकम को चेक करना पड़ेगा। अगर सबकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, मतलब सबको स्लैब रेट का बेनिफिट था ही, तो सीधे सीधे आपकी एओपी या बीओआई पे भी आप क्या कर लो, स्लैब रेट ही लगा दो, वही रेट होगा। लेकिन अगर एक की भी इनकम स्लैब रेट से ऊपर निकल गई, एक की भी टोटल इनकम स्लैब रेट से ऊपर निकल गई, तब मैं ये नहीं बोल सकती कि पूरे एओपी बीओआई पे क्या करो तुम स्लैब रेट लगाओ, तब मुझे सब पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगाना पड़ेगा। और जब ऑलरेडी एओपी या बीओआई मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स पे कर चुकी है और जब ये शेयर्स वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तब हम बोलेंगे कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है दूसरों के लिए। राम थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, समझ में आ रहा है? चलो सेकंड, अब जो समझा रही हूँ वो कुछ और है। अब मैम फिर से एओपी, अब ध्यान से देखना कोई लिंक नहीं है राम, ठीक है। अब फिर से मेरी एओपी, मैम एओपी बोल रहे हो मतलब आप बोल रहे हो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आप क्या बोल रहे हो, ये है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और अब भी आपने बोला था पर्सन तो मैम कोई भी हो सकते हैं, पर्सन मतलब इंडिविजुअल प्लस कंपनी का कॉम्बिनेशन हो सकता है।
इंडिविजुअल प्लस LLP या फर्म का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, या फिर कंपनी प्लस LLP प्लस फर्म, कुछ भी तो हो सकता है। ये पर्सन मिक्स हो गए मतलब कोई भी पर्सन हो सकते हैं। अब वो क्या बोलता है कि अगर सपोज करो आपकी इस एओपी में कंपनी है एज अ मेंबर, आपकी इस एओपी में कौन है, कंपनी मेंबर है, ठीक है। अब कंपनी भी मैम दो हो सकती है, या तो मेरी फॉरेन कंपनी मेंबर हो सकती है, या तो मेरी डोमेस्टिक कंपनी क्या हो सकती है, मेंबर हो सकती है। अब ये भी दो होंगे, या तो फॉरेन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी, इन दोनों में से, ठीक है। या तो मैम क्या हो सकता है कि एओपी में कंपनी है ही नहीं, कंपनी के अलावा कोई हो गया, जैसे वही LLP हो सकता है, या फिर फर्म हो सकता है, कोई और हो सकता है, अदर हो सकते हैं, बट कंपनी मेंबर नहीं। इतनी बात समझ में। अब मेरा कहना ये है कि अगर तुम्हारी एओपी बीवाई में एक मेंबर कंपनी भी है और वो फॉरेन कंपनी है, तो तुम अगर थोड़ा सा सोच के देखो तो फॉरेन कंपनी पे तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से भी ज्यादा टैक्स लगता है। फॉरेन कंपनी पे तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से भी ज्यादा टैक्स लगता है। क्यों? 40% तो यूं ही हो गया, सरचार्ज और जोड़ लो, फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर लो। तो इसका मतलब फॉरेन कंपनी पे तो हमको क्या लगता है, रेट लगता है ग्रेटर देन MMR। ये बात समझ में आई। और डोमेस्टिक कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी अगर है तो हमको बोलना रहता है कि आप मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे क्या करो, टैक्स पे करो। अब समझना इसका लॉजिक क्या है। देखो, दो चीजें होंगी। जब आप एओपी को देखोगे तो आप एओपी से क्वेश्चन करो कि क्या आपको पता है कि प्रॉपर शेयर कितना किसका है। मैंने एओपी को देखा और एओपी को देख के मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपको पता है कि किसका कितना शेयर है, मेंबर्स का किसका कितना शेयर है, ये अच्छे से पता है क्या कि इसने इतना पैसा लगाया, उसने इतना पैसा लगाया, उसको इतना देना है। क्या आपने एक एग्रीमेंट कर रखा है कि शेयर कितना होगा, किसका शेयर पता है? या तो एओपी बोलेगी हाँ मुझे पता है कि शेयर किसका कितना है, या तो एओपी बोलेगी नहीं हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि किसका कितना शेयर है। या तो है या तो नहीं। अगर इस एओपी को पता है कि किसका कितना शेयरिंग है तो उसको ये भी पता होगा ना कि फॉरेन कंपनी को कितनी इनकम बांटनी है। उसको ये भी पता होगा बाकी लोगों को कितनी इनकम बांटनी है। तो फॉरेन कंपनी की इनकम पे हायर रेट से टैक्स कर दो और बाकी लोगों पे MMR लगा दो, क्योंकि उसको पता है कि शेयर कितना है। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पे एओपी बीए से क्या पूछूंगी, शेयर नोन, अननोन, नहीं पता उसको शेयर। फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी के होने के बाद भी उसको या तो शेयर पता है या तो शेयर्स नहीं पता है। मैम अगर शेयर पता है तो फॉरेन कंपनी को जितना बांटना है ना उस पे लगा दो आप क्या, हायर रेट, क्योंकि हमें पता है उसको कितना इनकम देनी है तो उसकी इनकम पे लगाएंगे हायर रेट। बट अगर यहाँ पे नहीं पता तो ओवरऑल क्या लगेगा, ओवरऑल आपको क्या लगेगा, इसके लिए अभी क्वेश्चन मार्क छोड़ दें। क्यों क्वेश्चन मार्क? ओवरऑल हायर रेट लगेगा या ओवरऑल MMR लगेगा? बाकी लोगों पे, अदर्स पे क्या लगाएंगे यहाँ पे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ठीक है। मैम यहाँ पे भी अभी डोमेस्टिक कंपनी पे आ जाओ। अगर आपकी एक भी कंपनी, एक भी मेंबर डोमेस्टिक कंपनी है तो यहाँ आपको सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला ही था ना, अगर एओपी में एक भी ऐसा पर्सन ऐसा निकल जाए जिसपे या तो बेसिक एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है या फिर उसकी टोटल इनकम अबाव बेसिक एग्जेम्पशन है, तो वैसे ही सब पे क्या लगता है, MMR। तो यहाँ कोई बाइफर्केशन होगा ही नहीं। इसका मतलब ये बाइफर्केशन ले दे के मेरा जाता कहाँ है, जब मेरे पास कौन है, फॉरेन कंपनी। क्योंकि फॉरेन कंपनी का रेट ग्रेटर देन MMR है तो मुझे पूछना पड़ेगा भाई तेरे को शेयर्स पता है, तेरे पता है तो हम अच्छे से बाइफर्केशन करते हैं। और अगर शेयर्स नहीं पता तो अब डाउट ये आ रहा है हायर रेट से सबको टैक्स कर दें या फिर MMR से करें। अब अगर समझो, अगर मैंने MMR की रेट से किया ना तो फॉरेन कंपनी को मिल जाएगा बेनिफिट। अगर मैंने सबको MMR की रेट पे टैक्स कर दिया क्योंकि मेरे शेयर्स अननोन है तो मेरे को क्या हो जाएगा, फॉरेन कंपनी को बेनिफिट मिल जाएगा और ये बेनिफिट तो हम दे नहीं सकते।
समझ में आया? तो ऐसे केस में मुझे क्या करना है, अगर शेयर्स अननोन है तो फिर भैया अगर हायर रेट लगता है तो ओवरऑल पे क्या लगेगा, हायर रेट। अंडरस्टूड? तो मैं अब इसका छोटा सा क्रक्स अगर बोलूं तो बताए, छोटा सा क्रक्स सिर्फ इतना है, अगर आपके एओपी में इंडिविजुअल है, ठीक है, अगर आपके एओपी वगैरह में क्या है, इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल के शेयर्स पता है नहीं पता, उससे पहले तो ये देख लो सारे के सारे इंडिविजुअल क्या बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम वाले हैं, तो पूरी एओपी पे स्लैब रेट लगा लो। एक भी ऐसा इंडिविजुअल निकल गया कि वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर चला गया या उसको बेसिक एग्जामिशन लिमिट वाली चीज एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप जाओगे किस पे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे। मैम अब इसी में देखते हैं शेयर्स नोन या अननोन। आपके पास एक मेंबर फॉरेन कंपनी, शेयर्स पता है क्या आपको? हाँ पता है, तो फॉरेन कंपनी पे लगाओ हायर रेट और बाकी पे लगाओ एमएमआर। और अगर नहीं पता है शेयर्स तो सब पे हायर रेट लगा दो अगर वो फॉरेन कंपनी है तुम्हारी मेंबर तो। बट मैम फॉरेन कंपनी कोई मेंबर नहीं है मेरी, तो फिर आपको ओवरऑल सब पे एमएमआर की रेट से टैक्स करना पड़ेगा। अब यहाँ बुक में ये वर्ड नहीं लिखा फॉरेन कंपनी, बट उसका मतलब यही है क्योंकि 2 अटेम्प्ट पहले जो बुक थे उसमें क्लियर वर्ड फॉरेन कंपनी, क्योंकि फॉरेन कंपनी पे ही एमएमआर की रेट से ज्यादा का टैक्स लगता है। अब क्या करना, पेज नंबर 227 पे आओ, 1/167 बी टैक्स रेट ऑफ एओपी बीवाई लिखा है, उसको तुम रीड कर लो, और एक एग्जाम्पल भी दिया है उसको अभी के लिए रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट नंबर 2 तक रीड करना, नोट नंबर 2 पेज नंबर 228 पे जा रहा है, 5 मिनट दे रही हूँ, रीडिंग कर लो।
हो गया? चलो, मैम ये जो हायर रेट है ये इसकी इंक्लूडिंग सरचार्ज भी है हायर रेट? अब क्या क्या दिया है, ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। अब सुनो, ये रही मेरी एओपी। अगर मेरी एओपी ने मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स पे किया है तो क्या होगा? मेंबर्स के साथ। और अगर मेरी एओपी ने स्लैब रेट पे टैक्स पे किया है तब क्या होगा? मेंबर्स के साथ। वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैम अगर एओपी या बीओआई मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोलो या फिर आप बोलो क्या हायर रेट, ठीक है, तो या तो आप मैक्सिमम मार्जिनल रेट बोलो, आप हायर रेट बोलो, जो भी बोलो, अगर इस पे किया है तो मैम जो ये है इनकम का डब्बा, ठीक है, ये इनकम है, इसके ऊपर ऑलरेडी किस रेट से टैक्स पे कर दिया? इतने ज्यादा रेट से टैक्स पे कर दिया है। अब मैम जब ये जो इनकम है इससे आप शेयर निकालोगे, शेयर ऑफ इनकम, और इसे किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर। हमने कमाया, हमने हमारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब जब तुम क्या करोगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे मेंबर्स को, या फिर से मेंबर को बोलोगे कि टैक्स पे कर दे? बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसी इनकम पे सेम इनकम में तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पे शेयर की तरह, शेयरिंग कर रहे हैं सब अब उस इनकम की। तो वही इनकम जिसपे आपने मैक्सिमम मार्जिनल रेट या हायर रेट से टैक्स पे किया, अब आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये गलती से भी मत बोलना क्या कि इसको हम क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। सीधी बात हो गई, ये इनकम अब एग्जेम्प्ट है। ये इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट, ठीक है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ये इसमें कोई दिक्कत? पहले भी पढ़ लिया था, अभी भी वापस किया। पूरी दिक्कत यहाँ पे, और क्वेश्चन इसी के आते हैं, ठीक है। अब इस पे ध्यान दो। चारुल तुम हो इधर? दिख नहीं रही ना, इसलिए इनविजिबल। चलो, अब मैम सारी दिक्कत ना ये स्लैब के साथ है। अब क्या दिक्कत है स्लैब के साथ? मैम समझो, समझा दो कि जब मैम स्लैब रेट पे एओपी बीआई ने टैक्स पे किया, स्लैब रेट पे जब एओपी बीआई ने टैक्स पे किया, और वो कब पे किया होगा? जब सारे इंडिविजुअल की इनकम स्लैब से कम है या फिर स्लैब के बराबर है। इतनी बात समझते हो? तो इसका मतलब मैम जब एओपी की ये जो इनकम का बोल रहे हो ना, ये बॉक्स है, इस पे भी पता है क्या हुआ होगा? इस पे भी एओपी की इनकम के बॉक्स पे भी क्या हुआ होगा? 2,50,000 की, या फिर 3 लाख, या फिर 5 लाख, एज द केस में भी जो भी हुआ होगा, वो तुमको बेनिफिट तो वहां पे भी मिल गया, यहाँ पे, ठीक है। इतना समझे? एओपी में भी मुझे वो बेनिफिट मिला, ठीक है, समझी? अब जब मैम ये वाली इनकम को अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, शेयर ऑफ इनकम, ये डिस्ट्रीब्यूशन गया, ठीक है। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करने बैठ रहे हो, ये गया, ये गया, ये गया। आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये कौन? इंडिविजुअल। आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये भी कौन? इंडिविजुअल। आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये कौन? इंडिविजुअल। एक चीज समझो मैम, अब इंडिविजुअल अपना भी तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, इंडिविजुअल स्टेटस। ये अपना क्या करेगा? रिटर्न फाइल करेगा, इंडिविजुअल स्टेटस। ये अपना रिटर्न क्या करेगा? फाइल करेगा इंडिविजुअल के स्टेटस में। हाँ करेगा। तो जब मैम ये अपना रिटर्न फाइल करेगा इंडिविजुअल के स्टेटस में, उस केस में आप ये चीज समझे कि ये क्या करेगा? अदर इनकम लेगा, जो भी उसकी होगी, ठीक है। कोई पीजीबीपी इनकम है भाई, पीजीबीपी इनकम ले लेगा, मतलब जो जो इनकम है, और साथ में मैम ये शेयर ऑफ इनकम भी तो लेगा। ये शेयर जो अब भी आप बात कर रहे हो ना, वो भी लेगा। फिर अपने निकालेगा टोटल इनकम पूरी, ग्रॉस टोटल माइनस कर लिया, डिडक्शन सब कर लिया, मैं ऐसा मान रही हूँ।
आप ये बात समझे कि यहाँ पे भी तो वो क्या लेगा वापस, स्लैब का बेनिफिट। यहाँ पे भी वापस क्या लेगा, स्लैब का बेनिफिट। मतलब ये भी यही करेगा, ये भी यही करेगा। अब आप ये समझो कि दिक्कत कहाँ है इसमें। ये जो इनकम है ना, इस इनकम पे तो 2 बार स्लैब का बेनिफिट जा रहा है। एक बार एओपी को इसी इनकम पे स्लैब का बेनिफिट गया, और एक बार इस इंडिविजुअल को इसी इनकम पे फिर से क्या जा रहा है, स्लैब का बेनिफिट जा रहा है। तो इसको 2 बार पूरा बेनिफिट नहीं दे सकते। यहां इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं रीबेट क्लेम करनी पड़ेगी। पूरा बेनिफिट तो अब दे नहीं सकते इसको इस इनकम पे, तो ये सिर्फ उस इनकम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, रीबेट क्लेम करेगा। क्या क्लेम करेगा, रीबेट। अब पेज नंबर किस पे आओ, पेज नंबर 229 पे 86 लिखा है ना, रीबेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर्स शेयर। तो बोलते कि मैम देखो, ये जो आपने इनकम अभी अच्छे से बताया कि ये इनकम है, इस इनकम पे 2 बार कहीं ना कहीं वो बेनिफिट ले रहा है, तो नहीं, एक बार तो उसको सिर्फ रीबेट क्लेम करने मिलेगा। तो वो रीबेट निकाले कैसे, तो क्या लिखा है वहां पे भी पूरी तरह से, क्या मैंने सेम जैसा लिखा है यहाँ पे, वही है कि टोटल इनकम निकाल लो अपनी, कुछ मत सोचो अभी, रीबेट ये वो दुनिया भर की चीजें भूल जाओ, सिर्फ तुम तो टोटल इनकम निकालो अपनी। अगर तुम टोटल इनकम मतलब समझो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रॉस टोटल इनकम, मैं डिडक्शन वगैरह सब कुछ देने के बाद बोल रही हूँ भाई तुम टोटल इनकम निकाल लो अपनी। यहाँ तक बात समझ में। जैसे ही तुमने टोटल इनकम निकाल लिया, हाँ निकाला हमने टोटल इनकम, अब बोल रहा है उस टोटल इनकम पे नॉर्मली टैक्स कितना लगता है, ये चेक करो। ये जो टोटल इनकम है पीयूष, इस पे नॉर्मली टैक्स कितना लगता है ये कैलकुलेट करो। अब वही वो बचपन वाली कहानी, जब मेरी टोटल इनकम इतनी थी तो मेरा टैक्स लायबिलिटी इतना, तो जब मेरा शेयर ऑफ इनकम इतना है तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी होती, और वो जितनी लायबिलिटी निकली है टोटल टैक्स लायबिलिटी में से उसको रिबेट की तरह ले लो, उतना सा हम तुमको अलाउ करेंगे कि जाओ छोड़ दिया। तो क्या करो मैम, ये देखो यहाँ पे टैक्स निकाल लिया, अब हम वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे बचपन वाली, जब टोटल इनकम इतनी तो टैक्स लायबिलिटी कितनी, तो जब मेरा शेयर ऑफ इनकम इतना तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी, ये जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी ना वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, रीबेट। इतना अलाउ करेंगे तुमको बेनिफिट, इससे ज्यादा अब अलाउ नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में। तो ये है तुम्हारे लिए जो क्रक्स है ना, मेन क्रक्स, अगर मैं एओपीबीआई का बोलूं तो वो यही है। आएगा क्वेश्चन इसी पे आता है, क्योंकि काम का तो यही है, बाकी क्या है, इसी में तो तुमको रिबेट कैलकुलेशन करना है। तो अगर मेरे पूरे चैप्टर में कोई चीज काम की तो सबसे पहले ए कैटेगरी मेरा ये स्लैब रेट बनता है, कि जब स्लैब रेट पे आपको पे करना पड़ता है तब, और ये क्वेश्चन नंबर 1 ही अपना अपनी बुक में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सिर्फ निपटाने वाली चीजें, निपटाने वाला मतलब कैसे, ये हुआ। अब मैं आती हूँ, ये फिर से मेरा एओपी, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं पेज नंबर तुम्हारा 227 पे पहली चीज देख के रखी है 40BA, ठीक है। 40BA क्या बोलता है, पेज नंबर 40BA पे लिखा है कि अगर एओपी क्या क्या पे करता है, इंटरेस्ट, ठीक है, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये कुछ भी पे कर रहा है कौन, एओपी, तो पेड बाय एओपी। अगर आप इसको पीजीबीपी कैलकुलेशन करते वक्त इसका अलाउंस लेना चाहते हो, इन एक्सपेंडिचर को आप लेना चाहते हो, इसका अलाउंस लेना चाहते हो तो अलाउ नहीं है। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के दौरान अगर एओपी इनमें से कुछ भी पे करता है, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउ नहीं है, ये क्लियरली क्या हो जाता है, डिसअलाउ। क्यों डिसअलाउ, क्योंकि फिक्स करके रखा है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका रेट ऑफ टैक्स फिक्स है। तो जब रेट ऑफ टैक्स जहां जहां फिक्स होगा ना, तुम देख लेना डिसअलाउ ही होते हैं एक्सपेंसेस। यहां तक बात समझ में आई। पर अब इसमें एक चीज और है, हम इंटरेस्ट कुछ हद तक अलाउ करेंगे, मेन चीज इंटरेस्ट पे आती है। इंटरेस्ट हम कुछ हद तक अलाउ करेंगे, क्या लिखा है, इफ एनी इंटरेस्ट इज रिसीव फ्रॉम अ मेंबर टू whom द इंटरेस्ट इज पेड, ये एक मेंबर है, ठीक है, इससे हम कुछ इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं,
सपोज करो 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट इन भाई साहब से मैंने रिसीव किया। अब इनको हमें कुछ पे भी करना पड़ता है, इंटरेस्ट मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। लेट से मुझे 80,000 रुपीज का इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब वो कैसे होगा, हम इनसे इंटरेस्ट क्यों रिसीव कर रहे हैं, सपोज करो इन भाई साहब ने हमसे लिया था लोन, इसलिए वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। हम इनको इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हैं, सपोज इनसे हमने कुछ खरीदा था और हम टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसने बोला था कि मुझे इंटरेस्ट पे करना। फिर तो हो सकता है कि एक ही पर्सन से आपको इंटरेस्ट लेना भी हो, एक ही पर्सन को इंटरेस्ट देना भी हो। तो वो बोला है कि नेट जो होगा, ये देखो 80,000 का तो लेना देना ही चल रहा है, नेट ऑफ हो गया। तो बोलता है ये जो 80,000 है ये तो डिजला हो जाएगा, क्योंकि लेना भी चल रहा है देना भी चल रहा है। तो वो बोलता है कि अगर किसी मेंबर से, ये मेंबर की बात चल रही है, अदर पर्सन की बात नहीं चल रही है, मैं अगर किसी मेंबर को इंटरेस्ट देती भी हूँ और किसी मेंबर से इंटरेस्ट लेती भी हूँ, तो मेरे लिए डिसअलाउ क्या होगा, तो बोलते हैं नेट इंटरेस्ट शैल बी डिसअलाउड। 80-80 तो लेन देन में ही खत्म हो गया, 80-80 तो क्या हो गया, मेरा लेन देन में ही खत्म हो गया। यहाँ पे बोलता है कि जो नेट है वो डिसअलाउ होगा। वो नेट डिसअलाउ का मतलब कैसे समझू मैं, नेट डिसअलाउड, इसको यहां से हटाती हूँ, कंफ्यूजन होगा। 80-80 तो मेरा खत्म हो गया। अब मैम अभी भी मैंने एक्स्ट्रा कितना रिसीव किया, यहाँ पे 20,000 रिसीव किया। देखो रिसीव कभी डिसअलाउ नहीं होता, इस पे तो आपको लगेगा टैक्स। इतनी आई बात समझ में। अब इसको रिवर्स करते हैं केस को, इसी में दूसरा केस लेते हैं। अब जब मैं रिसीव कर रही हूँ ना, मैं रिसीव 80,000 कर रही हूँ, बट जब मैं पे कर रही हूँ ना, पे मैं कितना कर रही हूँ, 1 लाख रुपीज। समझ में। अब उल्टा हो गया, रिसीव कम कर रहे हैं, पे ज्यादा कर रहे हैं, तो मैम एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हैं आप, 20,000 नेट। ये नेट क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, क्योंकि बाकी तो लेन देन में ही खत्म हो गया। ये बात आई समझ में। तो अभी क्या इंटरेस्ट का पोर्शन खत्म हुआ नहीं, मैं तुम लोग को ना कनेक्टिविटी से करवा रही हूँ, बुक में इधर उधर लिखा है। मैंने सबसे पहले क्या बोला कि देखो एक एओपी बीआई ये कुछ भी पे करता है ना पीजीबीपी के फॉर्म में, अगर तुम्हें अदर सोर्स में ये दिखे, कहीं और दिखे, ये इसको डिसअलाउ नहीं कर सकते अदर सोर्स कैलकुलेशन में। सिर्फ जब पीजीबीपी कैलकुलेशन चल रहा है तब ये सारी चीजें डिसअलाउ होती हैं। ठीक है, इसका मतलब मैम अगर मुझे इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के फॉर्म में मैंने कहीं किसी को दिया है, ये पीजीबीपी का इंटरेस्ट नहीं है, उसको डिसअलाउ करने मत बैठना। पहली चीज मैम ये सारी चीजें तो डिसअलाउ हो गई, समझ में आया, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली इंटरेस्ट के लिए क्या बोला कि इंटरेस्ट अगर आप अपने मेंबर को, मेन चीज ये मेंबर होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट आप अपने मेंबर को पे करते हो, उनसे रिसीव करते हो, तो लेन देन तो कट हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो ना वो नेट क्या हो जाएगा, ये रहा वो मेरा नेट, जो क्या होगा, डिसअलाउ। अब एक चीज इसमें और है, अब वो दिए पेज नंबर 229 पे, उसमें क्या दिया है कि मैम ये फिर से एओपी। ठीक है मैम, एओपी क्या करती है, एओपी अगर क्या करता है, पे करता है इंटरेस्ट, ठीक है, एक इंडिविजुअल को। अभी क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बट हम सोचते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एओपी या बीआई हर जगह लिख लेना, जरूरी नहीं है मैं एओपी बोल रही हूँ तो एओपी ही है उसका मतलब। और एओपी बीआई फिर से इंटरेस्ट पे करता है अगेन एक इंडिविजुअल को, अब वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 229 पे कि सेक्शन नंबर 40BA ये हम अप्लाई नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ये हम अप्लाई नहीं करेंगे, मींस फुल इंटरेस्ट इज अलाउड, मतलब इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा एओपी बीआई को। क्या मतलब है इसका, अब समझो। यहाँ पे उसने बोला है कि जब आप क्या करते हो एओपी बीआई, इंटरेस्ट अगर आप इस इंडिविजुअल को पे कर रहे हो, किस कैपेसिटी में, इंडिविजुअल की ही कैपेसिटी में। क्या बोलना चाह रहे हो मैम, देखो भाई ये एक इंडिविजुअल है, आपने इसको इंटरेस्ट दिया, तुमने चेक बनाया, चेक किसके नाम का, ये मिस्टर एक्स मेरा मेंबर है
और मैंने चेक भी किसके नाम पे बनाया, मिस्टर एक्स के नाम पे। इसका मतलब मैं इंडिविजुअल को इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, समझ रहे हो? इसका मतलब मैं इंडिविजुअल को इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, तो ये तो मैंने मेंबर्स को ही पे किया है ना मैम, और मेंबर को पे करने पे होता है डिसअलाउ। समझ में ही बात? एक्स है, एक्स की कैपेसिटी में उसको पे किया, डिसअलाउ। अब मैम एक्स तो मेंबर है मेरा, पक्का एक्स मेंबर है, लेकिन उसने बोला चेक मेरे को किसके नाम पे बना के दो, मेरी फर्म या मेरी कंपनी XYZ लिमिटेड के नाम पे मुझे इंटरेस्ट दे दो। ओहो, मतलब मेंबर तो है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। मेरा मेंबर एक्स है, मेरा मेंबर XYZ लिमिटेड उसकी कंपनी नहीं है। मेरा मेंबर AOPBOI का मेंबर कौन है, ये मिस्टर एक्स, वो बोल रहे हैं मेरी कंपनी के नाम पे दे दो मुझे इंटरेस्ट। तो ये तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इंटरेस्ट ले रहा है, और XYZ मेरी मेंबर नहीं, और जब मैं मेंबर को पे नहीं करती हूँ वो अलाउ होता है। तो वही तो लिखा है 40 BA नहीं एप्लीकेबल होगा, इंटरेस्ट पूरा अलाउ हो जाएगा अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में क्या करते हो, इस इंटरेस्ट को पे करते हो। तो अगर मैं नटशेल बोलूं इसका पूरा, तो इसका नटशेल कहीं ये तो नहीं निकल रहा। सबसे पहले मैम ये AOP क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट, ठीक है। अगर PGBP में है इंटरेस्ट, PGBP कैपेसिटी में पे कर रहे हो, तो चेक करो मेंबर को पे हुआ है या अदर को, मेंबर को पे हुआ है या फिर अदर को पे हुआ है, ठीक है। मैम अगर सपोज करो मेंबर को पे हुआ है, डिसअलाउ, ठीक है। और मैम अदर को पे हुआ है तो स्पेसिफिकली बोला था ना कि मेंबर से रिसीव करना देना चल जाएगा, एक्स्ट्रा जो भी होगा डिसअलाउ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिसअलाउ। मैम अगर ये इंटरेस्ट PGBP की कैपेसिटी का ही नहीं है, ये तो अदर हेड है, अदर हेड में मैं पे कर रही हूँ, अलाउ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मेंबर में भी थोड़ा देखे, क्या क्या देखना चाहते हो, मेंबर को भी देखा, या तो मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पे कर रहे हो या तो मेंबर को उसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में पे कर रहे हो। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में है तो डिसअलाउ, क्योंकि मेंबर ही है ना वो मेरा जिसको मैंने पे किया PGBP हेड में। और मैम अगर रिप्रेजेंटेटिव में है तो अलाउ कर दोगे, क्योंकि वो मेरा मेंबर ही नहीं है, किसी और के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में वो इंटरेस्ट ले रहा है। मैम यहाँ पे आप कर लो रिप्रेजेंटेटिव, चाहे आप इंडिविजुअल कर लो, मेरे को मतलब ही नहीं है, दोनों केस में अलाउ होगा, क्योंकि मुझे अदर हेड से मतलब नहीं है ना। आया समझ में? ये भी मैं बोर्ड नोट दे दूंगी, तुम लोग अच्छे से फिर इसको लिख लेना। तो ये है AOPBOI, लेकिन इधर उधर है। तो तुमको पहले सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, पॉइंट नंबर 167B, वो पॉइंट नंबर 1 है मेरे लिए, लिख लो तुम बुक में। पॉइंट नंबर 1 मेरा क्या जाएगा, टेक्स्ट ऑफ AOPBOI वो। फिर पॉइंट नंबर 2 मुझे क्या मिलेगा, वो रिबेट लिखा है जहाँ पे 86 to 29 पे, वो मेरा पॉइंट नंबर 2 है। फिर पॉइंट नंबर 3 पे आओगे, जो है तुम्हारा ये 40 BA, जो सबसे पहला देके रखा है तुमको चैप्टर पे, पेज नंबर 227 पे जो सबसे ऊपर दिया है 40 BA, वो पॉइंट नंबर 3 है। और फिर आओ 229 पे, ये जो डायग्राम दिया है ना, मेंबर, इंडिविजुअल कैपेसिटी, ये सारी चीजें, वो मेरे लिए पॉइंट नंबर 4 है। तो ये फ्लो है चैप्टर का। डन। अब एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, पहले वो पढ़ ले। वो छोटा सा पॉइंट क्या बोलता है, मेथड फॉर कंप्यूटिंग मेंबर शेयर इन AOPBOI। अभी आप मैम बता रहे थे ना कि शेयर्स देंगे मेंबर को, मेंबर्स को शेयर देंगे, तो ये शेयर का कैलकुलेशन कैसे होता है, हाउ यू कैलकुलेट द शेयर, बहुत ही सिंपल है। तुम देखो, नेट टोटल इनकम को कंप्यूट करो, सबसे पहले AOPBOI की टोटल इनकम निकाल ली भैया, टोटल इनकम ले ली मैंने AOPBOI। This shall be computed after disallowing salary interest paid to members.
जो भी डिसअलाउ करना है पहले डिसअलाउ कर लो, डिसअलाउ करने के बाद तुम्हारी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करो। मतलब जो नहीं अलाउ करना वो सब तो लोगे ना, उस पर टैक्स लगाना है मुझे। तो टोटल इनकम डिसअलाउइंग योर इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस एसेट्रा जो मेंबर्स को पे हुआ है। ठीक है मैम, सैलरी अगर मेंबर को पे नहीं हुई तो डिसअलाउ नहीं है, क्योंकि वो क्लियरली बोल रहे हैं जो आप मेंबर को पे करते हो वो चीजें डिसअलाउ होंगी, क्योंकि मेंबर्स को जानबूझ के ज्यादा पे करना दिखा सकते हो आप, और उससे अपना टैक्स लायबिलिटी बचा सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा है, तो ये जो नेट पॉइंट नंबर 2 पे क्या है, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी आपको, इसमें से माइनस इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन पेड टू मेंबर। ये टोटल इनकम में से जो भी फिर आप इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, मतलब वो एक्चुअल माइनस कर लो। सिंपल सी बात बोलो तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, डिसअलाउ कर दो सारा इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस जो जो मेंबर को पे किया, डिसअलाउ करके जो टोटल इनकम है बोलो। ठीक है, जो अलाउड है वो माइनस करने देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो डिसअलाउड है उसको ऐड कर दो। अब बची हुई इनकम क्या है, मेरे पास जो इतनी बची हुई इनकम बचेगी वही तो मैं इनको पीएसआर के रेशियो में बांट दूंगी ना। मतलब वो कोई एक टॉपिक नहीं है, जो तुम्हें भी पता है कि मुझे डिसअलाउड करके सारी इनकम निकालनी है। अब ये जो इनकम है मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको क्या कर दूंगी, बांट दूंगी। तो वो कोई सेक्शन नहीं है देखा जाए तो, बट लिखा है तो समझ लेना है, इतना सा है बस। ठीक है, तो एओपी बीवाई में सबसे पहले डिसाइड करना होता है रेट, कि किस रेट पे एओपी बीवाई को टैक्स रेट लगेगा। दूसरा, एओपी बीवाई में मुझे ये देखना होता है कि अगर इंडिविजुअल की सारी स्लैब रेट में ही जा रही है इनकम, सारे इंडिविजुअल हैं, तो फिर मुझे रिबेट कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, वो मेन चीज थी। फिर उसमें वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है कि अगर आप अपनी मेंबर्स वगैरह को पे कर रहे हो डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन अदर देन मेंबर्स को पे करते हो तो अलाउ हो जाएगा। फिर उसमें रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी है, इंडिविजुअल कैपेसिटी है, वो चेक करना, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भाई साहब ले रहे तो वो तो अलाउ है, क्योंकि वो तो मेरा मेंबर ही नहीं है। आया, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ रिबेट वाला क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि बनता ही नहीं कोई और क्वेश्चन। ठीक है, ये तो मेथड वाला टॉपिक बताया था आपने, फिर तो से बोलो। उसमें मेथड फॉर कंप्यूटिंग मेंबर शेयर इन इनकम ऑफ एओपी बीवाई, इसमें फर्स्ट स्टेप में ना इंटरेस्ट सैलरी है जो डिसअलाउ हो रही है वो हमने ऐड की है, और सेकंड स्टेप में माइनस किए, तो ये दोनों सेम है क्या, इंटरेस्ट और नहीं, सैलरी? जो आप एक्चुअल में मेंबर्स को पे कर रहे हो, देखो पहले तो आपने जितना भी पे किया सब ऐड कर लो डिसअलाउ करके, एक्चुअल में ना वो 2 पॉइंट है ही नहीं। वो जो मैं बोल रही हूँ ना कि ये सेक्शन ऐसा है ही नहीं, 2 पॉइंट्स कुछ नहीं है, सीधे बोल रहा है डिसअलाउ करो, डिसअलाउ करके जो तुम्हारी नेट टोटल इनकम है वो ले लो, और फिर बचा कुचा किसको दे दो, तुम्हारे प्रॉफिट शेयरिंग में। तो मतलब ये माइनस वाला नहीं पॉइंट हमें लिखना। इसको रुको, क्वेश्चन करूंगी ना तुमको फिगर्स के साथ समझ में आ जाएगा। मैम मेरी वेट वाला पॉइंट वापस बताऊं? पहले ये बताओ डाउट कहाँ पे रिबेट में। रिबेट में जो अपने टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें टोटल इनकम वाला वो जो पॉइंट बताया था। देखो, सबसे पहले रिबेट का मतलब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, ये इनकम पे कहीं ना कहीं एओपी ने भी क्या लिया, स्लैब ले लिया, तुम भी इसको इंक्लूड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो स्लैब का बेनिफिट 2 बार जा रहा है ना। तो ऐसे केस में बोलते हैं कि इस पे हम कुछ बेनिफिट ही अलाउ कर सकते हैं, थोड़ा तुमको टैक्स तो पे करना पड़ेगा इस पे, क्योंकि 2.5 लाख का बेनिफिट वहां ले चुके हो, तो यहाँ पे टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो बोलते पहले तो पूरी इनकम ऐसे निकालो जैसे कि कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है, उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन कर लो। अगर मेरी टोटल इनकम इतनी है तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी इतना निकलता, लेकिन अगर सिर्फ मेरी शेयर की इनकम होती तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना होता, तो बोलते उतनी शेयर की इनकम जो है उतना तुमको छूट दे देंगे, मतलब रिबेट दे देंगे, बाकी टैक्स तुमको अभी भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शेयर की इनकम पे अगर तुमने स्लैब का बेनिफिट लिया है तो इस शेयर की इनकम पे टैक्स भी पे करके आए। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, प्रोपोर्शन निकाल के कि इतना बेनिफिट दे सकते हैं टोटल टैक्स में से, इससे ज्यादा बेनिफिट शेयर ऑफ इनकम को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। तुम यहाँ देखो, यहाँ मैंने बोला शेयर ऑफ इनकम एग्जेम्प्ट हो, जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम।
पर इसको मैं एग्जाम्प्ट इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि थोड़ा बेनिफिट वहां मैं ले चुकी हूँ 2.5 लाख रुपए, तो इसलिए बोले थोड़ा ही बेनिफिट देंगे, तुम्हारे लिए ये टोटल एग्जाम्प्ट नहीं हो सकती। आया समझ में? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये ओपी हो गया। छोटे छोटे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट कराती हूँ, एलएलपी थोड़ा रुकती हूँ, फिर आज एलएलपी नहीं लेती, आज छोटे छोटे चैप्टर्स तुमको स्टार्ट करवा देती हूँ, और वो छोटे इतने छोटे, हर चैप्टर 10 मिनट का। ठीक है, तो अपन आते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फंड पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बहुत मासूम से चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें। देखो सिर्फ इधर समझते जाना, पूरा चैप्टर इधर ही समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फंड, ये रहा मेरा इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, और ये हो गए मेरे यूनिट होल्डर्स। इन्वेस्टमेंट फंड में भी तो कोई फंड होल्ड करके बैठता है, यूनिट्स होल्ड करके बैठता है, ठीक है, तो ये हो गए मेरे यूनिट होल्डर, और ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट फंड। अब लिखना बाद में, पहले सिर्फ समझो। मैम इन्वेस्टमेंट फंड इनकम अर्न करता है, बिल्कुल, इसीलिए तो है वो, तो थोड़ा बड़ा बनाती हूँ उसको। ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट फंड। क्या क्या इनकम अर्न करेगा? देखो जहां तक मुझे पता है सैलरी छोड़ के तो सभी इनकम अर्न कर सकता है। पीजीबीपी अर्न करेगा, हाँ भाई हाँ। कैपिटल गेन, हाँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हाँ। हाउस प्रॉपर्टी नहीं ले सकती हैं, ठीक है। चलो, तो मतलब तीनों इनकम अर्न करता है वो। इसी में सब कुछ समझ में आएगा, पहले सिर्फ इधर ध्यान रखना, फिर सब लिखना। मैम यहाँ पे ये लोग पता है क्या बोलते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है ना, जब इन्वेस्टमेंट फंड पीजीबीपी की इनकम अर्न कर रहा है तो टैक्स पता है कौन देगा? इन्वेस्टमेंट फंड, ये देगा टैक्स पीजीबीपी इनकम पे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फंड ने एक जिम्मेदारी ली कि जब भी पीजीबीपी इनकम होगी तो एज एन इन्वेस्टमेंट फंड मैं टैक्स पे करूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस है वो, मैं उस पर टैक्स पे कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों चीजें होंगी, कैपिटल गेन हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हुआ, तब इन्वेस्टमेंट फंड के लिए होता है वो एग्जेम्प्ट। बोलते ये नहीं, ये क्या नहीं करेगा, ये टैक्स पे नहीं करेगा। वीडियो ऑन रखो, पता भी नहीं चलता तुम लोग को कितना समझ में आता है। और तुम लोग समझने पे ध्यान दो, वीडियो ऑन ऑफ करने पे ध्यान कम दो। वो एग्जाम में नहीं आने वाला कि कितनी बार जूम मीटिंग में तुमने ऑन और ऑफ किया, कितने एक्टिव थे तुम उसमें, तुम यहाँ ध्यान दो बस, ठीक है। तो मैम आप बोल रहे हो कि पीजीबीपी इनकम जब आप अर्न करते हो, इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स पे करेगा, अदर और इनकम है उसके लिए एग्जेम्प्ट है, हाँ। तो इसका मतलब इस पे कौन टैक्स पे करेगा? मैम ये बैठे हुए, इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। और मैम यहाँ पे ये लोग टैक्स पे करेंगे पीजीबीपी के लिए, क्यों पे करेंगे? अब इनके लिए ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। तो जिसपे इन्वेस्टमेंट फंड ने टैक्स पे किया है वो इनके लिए एग्जेम्प्ट है, और जिसपे इसके लिए एग्जेम्प्ट है उसकी जिम्मेदारी किसने ली टैक्स पे करने की? यूनिट होल्डर ने, क्योंकि किसी एक को तो इनकम पे टैक्स पे करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैम सुनो, जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, पीजीबीपी इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, तो क्या इस पे टीडीएस डिडक्शन होगा? क्या इन्वेस्टमेंट फंड इस पे टीडीएस डिडक्ट करेगा? बोलो। जो इनकम एग्जेम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, जब इनको ये इनकम वो दे रहा है, ये लो भैया इन्वेस्टमेंट फंड ने इतनी इनकम कमाई, ये इसको इनकम गई, तुम बोलो क्या इस इनकम को देते वक्त वो बोलेगा टीडीएस दे दो मुझे? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, तो यहाँ पे मैं बोल दूं नो टीडीएस, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब खुद पे कर रहे हैं टैक्स, तो खुद का खुद तो टीडीएस आजकल डिडक्ट होता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैम जब ये दो इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनको, ये क्या एग्जेम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर? क्या ये यूनिट होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट है? नहीं। इसका मतलब मैम यहाँ इतना तो पक्का है, क्या
यहाँ पे डिडक्ट होगा TDS। यहाँ क्या डिडक्ट होगा? TDS। क्या ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब इन्वेस्टमेंट फंड ने एक और चीज बोली। क्या बोली? देखो PGBP इनकम है, टैक्स कौन भरता है? इन्वेस्टमेंट फंड। तो PGBP इनकम पे जो लॉसेस होंगे उसको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ भी कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट फंड। सिंपल है, अगर टैक्स मेरा तो लॉस भी मेरे। बट जब ये बात कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे आई थी, टैक्स कौन पे करता है? यूनिट होल्डर। पर पहले इनको सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलता था। यूनिट होल्डर्स को बेनिफिट नहीं देते थे कि लॉस हुआ है तो तुम सेट ऑफ कर लो, कैरी फॉरवर्ड हम कर ले, ये देते ही नहीं थे इनको बेनिफिट। ये बेनिफिट भी किसको मिलता था? सीधे सीधे किसको? इन्वेस्टमेंट फंड को। अब ये तो गलत हो गया ना, टैक्स पे करे यूनिट होल्डर, सेट ऑफ भी नहीं कर पा रहे, गलत हो गया। तो बोलते कि ऐसे केस में इन्होंने फिर क्या किया? अमेंडमेंट किया कि बिकॉज टैक्स कौन पे करता है? यूनिट होल्डर, तो इसका लॉस भी किसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए यूनिट होल्डर। और सच भी है और सही भी है कि लॉस भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला देखो, सपोज करो कैपिटल गेन का तुमको आया लॉस, ठीक है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तुमको आया लॉस। बोलते पहले एक काम करो, जो भी तुम्हारे पास इनकम होगी, पिछले साल की कैपिटल गेन की कुछ इनकम होगी, पहले जो सेट ऑफ करना है अपने घर में कर लो कि मेरे पास इनकम पड़ी है कैपिटल गेन की, मेरे पास इस साल लॉस आया, तो बोलते पहली बार में जो सेट ऑफ करना है तुम कर लो। इसके बाद भी लॉसेस बचे हैं तो इसको कैरी फॉरवर्ड अब कौन करेगा? यूनिट होल्डर। अब ये उनका है, उनको दे दो। मतलब तुम्हारे पास पहले इनकम थी कैपिटल गेन की, कुछ लॉसेस आए हैं, उसको जो घर में सेट ऑफ करना है एक बार में सेट ऑफ कर लो, इंटर हेड इंट्रा हेड जो करना है कर लो। इसके बाद अब जो बचेगा ना, कैरी फॉरवर्ड करने का हक किसके पास है? यूनिट होल्डर्स। उनके लिए लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, अब वो यूटिलाइज करेंगे उसको। इसीलिए कल मैंने एक टारगेट दिया था, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एक बार पढ़ लेना, क्योंकि हर जगह भी यूज होगा IPCC का। अब ये बात समझ में, पर मैम ये चीजें कब से स्टार्ट की उन्होंने? ये जो आप बोल रहे हो कि आपने बोला ना कि पहले ये लोग ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड किसके हाथ में नहीं देते थे? यूनिट होल्डर्स के हाथ में नहीं देते थे। अब इन्होंने देना चालू किया, तो इसकी डेट थी 31 मार्च, वहां लिखिए वो डेट, 31 मार्च 2019 था, दिख रहा है क्या? हाँ ये रहा, 31 मार्च 2019 ये वो डेट आई। बोला कि देखो 1/4/2019 से अब हम तुमको लॉस देंगे। किसको देंगे? यूनिट होल्डर्स, तुम इस लॉस का बेनिफिट लेना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से मैम, एक समझो मेरी बात कि ये जो 31 मार्च को आपने अचानक से बोल दिया कि अगले दिन से लॉस किसके पास जाएगा? यूनिट होल्डर्स के पास। ध्यान से इसको सुनना कि आपने अचानक से 31 मार्च को बोला कि नेक्स्ट डे से अब हम लॉसेस किसको दे देंगे? यूनिट होल्डर्स को। हमको एक प्रॉब्लम आ रही है क्या मैम? यहाँ पे जो लॉसेस आपने इकट्ठा किए होंगे ये होंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, क्योंकि मैम लॉसेस भी तो आपके भी हो सकता है ना, कोई ऐसा लॉस हो जो 8 ईयर्स से कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो, कोई 3 ईयर्स से कैरी फॉरवर्ड, कोई 2 ईयर्स से। तो ये तो मैम यहाँ पे पड़े हुए लॉसेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। क्या ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रही हूँ? कि 31 मार्च 2019 को यू वुड बी हैविंग अक्यूमुलेटेड लॉसेस। किस बेसिस पे यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे? मतलब क्या बोलना चाहते हो? एक यूनिट होल्डर है, उसने आज के दिन, आज ही खरीदा इस यूनिट को, अब भी की अब भी खरीदा है, वो पहले नहीं था यूनिट होल्डर, आज इस दिन वो यूनिट होल्डर बन गया। व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू द यूनिट होल्डर? क्योंकि ये एक्यूमुलेट हुआ है, तो बोलते हैं जो लॉस 31 मार्च 2019 को है वो उन्हीं यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिन्होंने एज ऑन इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, एज ऑन 31 मार्च को होल्डिंग रखी है उन यूनिट्स की। हमको नहीं देखना पुराना क्या था। अगर आज के दिन यूनिट्स हैं तो तुमको लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, आज के दिन यूनिट्स नहीं है तुमको लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, आपकी ये बात समझ गए। अब और सुनो हमारी बात।
आपने अभी तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया 2019 का कि एक्यूमुलेटेड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए आपने एक चीज बोल दी एज ऑन, ठीक है, बट आप ये भूल गए ये डेट आ गई, मतलब ये डेट आ गई, मतलब आगे भी तो लॉस हो सकते हैं। अब ये एक्यूमुलेटेड नहीं है, ये आगे ईयर में होने वाले लॉसेस हैं, हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। वो एक्यूमुलेटेड था, अब आगे लॉसेस हो रहे हैं, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? यहाँ तो आपने देख लिया एज ऑन, तो बोलते हैं यहाँ पे कम से कम 12 मंथ्स होल्डिंग रखना पड़ेगी इन यूनिट्स की। अगर आपने 12 मंथ्स की होल्डिंग नहीं रखी, मतलब साल भर आप ही को यूनिट होल्ड करके रखना है, सीधी बात ये। साल भर अगर आपने हमारे साथ दिया है तो लॉस का बेनिफिट तुम्हें देंगे, और अगर मैम 11th मंथ हुआ नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं लिखा कि उतना हिस्सा जो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे उसका क्या वो लॉसेस लैप्स होंगे, क्या वो इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसका कोई भी कुछ भी पॉइंट नहीं है। तो इतना समझो, जब इन्वेस्टमेंट फंड क्या कर रहा है मैम, इन्वेस्टमेंट फंड खुद पीजी ये इसके टैक्सेस पे करता है क्या? नहीं। तो बोला है कि नहीं पे करते हो तो अब इसका जो लॉसेस है ना, पहले तो जो सेट ऑफ करना है अपने घर में कर लो, लेकिन बचे कुछ बैलेंस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा? मेरा यूनिट होल्डर। ये स्टार्ट हुआ था 31 मार्च 2019 से। तो इस दिन जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो आप किस बेसिस पे इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इस दिन जिन जिन लोगों ने होल्डिंग रखी है उस बेसिस पे। और इससे आगे ईयर में जो जो लॉस आपको होंगे, अगर 12 मंथ्स की कम से कम होल्डिंग रखते हो तो जाके तुमको लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं तो भाई तुमको कोई लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। है? अब ये इतनी बात हुई इन्वेस्टमेंट फंड की। इसका मतलब मेरे को जो स्टोरी समझ में आ रही है वो इतनी है कि पीजीबीपी है, तो पीजीबीपी का टैक्स कौन पे कर रहा है? इन्वेस्टमेंट फंड। तो पीजीबीपी का सेट ऑफ, पीजीबीपी का कैरी फॉरवर्ड, ये दोनों भी कौन कर रहा है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर ये 31 मार्च 2019 का है तो मुझे एज ऑन डेट होल्डिंग देखनी लॉसेस के लिए। पर लॉस देने से पहले सेट ऑफ जो हो रहा है वो सेट ऑफ जरूर करना, और जो बैलेंस है वो बैलेंस क्या होगा? आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। फिर मैम आफ्टर 31 मार्च 2019 के लॉसेस का क्या करें? आफ्टर वाले को 12 मंथ होल्डिंग चाहिए। आया समझ में? अब मैम ये टैक्स रेट आपने एक चीज बोली थी ना कि जब कैपिटल गुड्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसकी आप बोल रहे हो कि ये यूनिट होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फंड को इस पे टीडीएस तो डिडक्ट करना है, और वो टीडीएस का रेट क्या होगा? तो समझो यहाँ पे मैंने अभी यही बताया था ना कि भाई टीडीएस तो डिडक्ट होगा, यस टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन कैसा डिडक्ट करोगे टीडीएस? अब ये डिपेंड करेगा मेरे यूनिट होल्डर पे। क्यों मैम? अगर मेरा यूनिट होल्डर रेसिडेंट इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है तो रेट अलग हो जाएगा। अगर ये अदर रेसिडेंट पेई है तो रेट अलग होगा, अगर ये फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट है तो रेट अलग होगा। तो कैसे याद रखो? 25-30 रेट इन फोर्स, 25-30 रेट इन फोर्स, 25-30 रेट इन फोर्स। तो कैसे याद रखो? रेसिडेंट भाई साहब के लिए 25%, बाकी लोगों के लिए कंपनी हो गई डोमेस्टिक कंपनी वैसे ही 30% रहता है। ठीक है। फर्म पे भी 30% ही टैक्स रेट रहता है, तो वो लर्न क्या करना? समझ पा रहे हो? इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 25 है, बाकी लोगों का तो वैसे भी 30% आता है जनरली। और ये जो रेट इन फोर्स है, और रेट इन फोर्स क्या चलता है इनका? 40%। ठीक है। तो अब मैं पूरा एक नटशेल बना दूं, एक ही चार्ट में कवर कर दूं इन्वेस्टमेंट फंड। हो गया इन्वेस्टमेंट फंड खत्म। इसमें एक कॉमन पॉइंट बचा है जो बिजनेस ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, सब में कॉमन पॉइंट आएगा, उसको छोड़ा है बस मैंने। तो एक बार पूरा रिवाइज करते हैं सिर्फ चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले मैम ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट फंड, हाँ ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट फंड, आईएफ मतलब इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ आ गए आपके यूनिट होल्डर्स। ठीक है, ये हो गए हमारे यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर मेरा
रेसिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है। यूनिट होल्डर मेरा अदर रेसिडेंट भी हो सकता है, और यूनिट होल्डर मेरा फॉरेन कंपनी या फिर नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है मैम, ये इनकम अर्न कर रहा है पीजीबीपी की, तो मैम पीजीबीपी की इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स इन्वेस्टमेंट फंड। तो मैम इसको सेट ऑफ कौन करेगा लॉस को? इन्वेस्टमेंट फंड। मैम कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा पीजीबीपी के लॉस को? इन्वेस्टमेंट फंड। सब कुछ इन्वेस्टमेंट फंड ही करेगा, तुम कुछ नहीं करोगे। ठीक है, फिर मैम इसके अलावा कोई इनकम होती है? बिल्कुल होती है। आप ले लो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आप ले लो कैपिटल गेन। इसका टैक्स कौन पे करेगा? एग्जेम्प्ट है भाई। किसके लिए एग्जेम्प्ट है? फॉर इनकम इन्वेस्टमेंट फंड। तो सेट ऑफ कौन करेगा? पहले सेट ऑफ जो हो रहा है सेट ऑफ करेगा मेरा इन्वेस्टमेंट फंड, लेकिन कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा? कैरी फॉरवर्ड करेगा मेरा यूनिट होल्डर। बचा कुचा जो लॉस है वो यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैम क्या यहाँ पे इस इनकम पे टीडीएस डिडक्ट होगा? यस। अब टीडीएस का रेट कहाँ पे है मेरा? टीडीएस यहाँ पे दिया रेट 25, 30 रेट इन फोर्स। ठीक है मैम, ये कब से स्टार्ट हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूशन? 31/3/2019 से एक्यूमुलेटेड है। तो आप देखो एज ऑन डेट होल्डिंग, और मैम आफ्टर 31 मार्च 2019 के लॉसेस हैं, तो फिर 12 मंथ होल्डिंग। ठीक है, अब एक पॉइंट बता रही हूँ मैम, आपने ना सपोज करो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड ने 10 करोड़ इनकम अर्न की। कितनी? 10 करोड़ की इनकम अर्न की। और लेट से हमारे कितने यूनिट होल्डर्स हैं? हमारे जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? ये 10 करोड़ की इनकम को 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ठीक है, ऐसे मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जब मैम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, इस वक्त मेरे को पीजीबीपी इनकम हुई थी 5 करोड़। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हुआ था मुझे 3 करोड़, और कैपिटल गेन इनकम हुई थी 2 करोड़। ये रेशियो है मेरी इनकम का। तो बोलते इसको 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी पीजीबीपी कितनी मानोगे? इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना मानोगे? और इसका कैपिटल गेन कितना मानोगे? तो बोलता है कुछ मत करो, इसमें वही रेशियो लगाओ 5:3:2 का, और मान लो कि जिस रेशियो में इन्होंने इनकम अर्न की, इनकी भी वही रेशियो की इनकम। आया समझ में? तो जिस रेशियो में इन्होंने इनकम अर्न की, उसी रेशियो में इनकी भी इनकम हो गई। डन। अब जल्दी से एक बार क्या करो, ये वाला तुम पढ़ लो, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट फंड। खत्म। एक पॉइंट वो कॉमन नोट जो दिख रहा होगा सिर्फ वही छुड़वाया मैंने। 5 मिनट्स दे रही हूँ पढ़ने के लिए, बुक से रीडिंग कर लो। मैम हाँ बोलो। मैम आपने टीडीएस का रेट 30 और 25% बताया है। 25, 30 रेट इन फोर्स। हाँ, ये तीन आपने टीडीएस का बताया, बट टीडीएस तो अदर देन पीजीबीपी पे डिडक्ट होगा ना, वो इनकम हाँ अदर देन पीजीबीपी है। हाँ, जो मैम इसमें इनकम 10% लिखा है इसमें टीडीएस का रेट। नहीं, रेट ऑफ टीडीएस इज 25, 30 रेट इन फोर्स। 10% है 194 एलबीबी में। नो नो, नहीं गलती मेरे से हुई है। प्रेसिडेंट सिक्योरिटाइजेशन के बता दिए। मैम आवाज आ रही मेरी? यस मैम। एक मिनट, चेक प्लेन नहीं करता, मैंने सिक्योरिटाइजेशन का बताया। हेलो हेलो। हाँ, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का रेट मैंने टीडीएस लिखवा दिया। सॉरी फॉर दैट, वो मेरी मिस्टेक है, क्योंकि मेरा पेज ना सिक्योरिटाइजेशन का ओपन। एक सेकेंड। मेक इट 10%।
अब इसको भी कैसे करना है सुनो, थोड़ा सा चेंज है वो देख लो। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में ये मैम यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट फंड अगर मेरा कंपनी के फॉर्म में है तो क्या होगा, और इन्वेस्टमेंट फर्म मेरा अदर देन कंपनी के फॉर्म में तो क्या होगा, ये मेन चीज यहाँ पे वो आएगी। देखो रेट एंड टैक्स तो कुछ नहीं है, रेट क्या है, या तो मैम यूनिट होल्डर मेरा फॉरेन कंपनी होगी या फिर नॉन रेसिडेंट होगा, या फिर कौन हो सकता है मेरा रेसिडेंट, कोई भी रेसिडेंट पे ही हो सकता है। तो रेसिडेंट के लिए 10% है और इनके लिए रेटिंग फोर्स है, बस ये चेंज है। ठीक है, इस पे भी आ जाओ, जहां जहां लिखा है उसको एक बार चेंज कर दो। रेसिडेंट पे कोई भी हो सकता है, उसके लिए 10%। अब वो 10% भी क्यों है वो समझा देती हूँ मैं, फॉरेन कंपनी का रेटिंग फोर्स। ठीक है, बट मैम एक चीज बताओ, पीजीबीपी पे आप बोल रहे हो कौन पे करेगा टैक्स, इन्वेस्टमेंट फंड। हाँ पीजीबीपी पे इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स पे करेगा, पर ये रेट क्या होगा, ये किस रेट पे करेगा, तो बोलते हैं देखो चेक करो इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है क्या, अगर ये इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है या फर्म है तो वैसे ही इन दोनों पे तो 30% ही है। बट मैम अगर ये कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, कोई और फॉर्म है, तो अदर्स के लिए पीजीबीपी कितने रेट पे टैक्सेबल है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड टैक्स पे करता है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट होगा अगर वो इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फर्म के फॉर्म में नहीं चल रही। और अगर कंपनी फर्म के फॉर्म में तो वो 30% के रेट पे क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। ठीक है, अब एक बार इसको गो थ्रू कर लो, बस वो एक टीडीएस रेट का चेंज था जो सिक्योरिटाइजेशन का। ठीक है, 5 मिनट्स दे रही हूँ, एक बार रीडिंग कर लो।
चलो थोड़ा रीड किया, एक पॉइंट और समझा दो उसका। अब मैम जैसे अभी यहाँ पे एक बात हुई थी, वो बात ये रही कि मैम यू हैव अर्न 10 करोड़, आपके इन्वेस्टमेंट फंड ने 10 करोड़ अर्न किए और आप 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ बांट रहे हो, जिसको जितना बांटना है। सपोज करो आपने तो 10 करोड़ अर्न किया बट यू आर पेइंग ओनली लेट्स से 7 करोड़, तो ये लोग टैक्स किस पे करेंगे? आपने अर्न किया 10 करोड़, आप डिस्ट्रीब्यूट 7 करोड़ ही कर रहे हो, तो यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली 7 करोड़ टू द यूनिट होल्डर, तो यूनिट होल्डर ओवरऑल 10 करोड़ पे टैक्स पे करेंगे या 7 करोड़ पे? तो ये लाइन तुमको मिलेगी 5th नंबर पे। भले ही आपने पे किया या नहीं किया, वो क्रेडिट बेसिस पे इन लोगों को तो पूरे 10 करोड़ के हिसाब से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसको एक्चुअल में पूरी इनकम 2 करोड़ मिलनी चाहिए थी इस यूनिट होल्डर को, ध्यान से फिर दो, इधर 2 करोड़ इनकम मिलनी चाहिए थी, सपोज 7 करोड़ के हिसाब से इसको 1.2 करोड़ मिली, अभी उसका 80 लाख बचा है पर उसको पूरा 22 करोड़ पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप पे करो या नहीं करो, क्रेडिट बेसिस पे यहाँ पे टैक्स की पेमेंट होती है। अंडरस्टूड? ये एक पॉइंट था जो हमारा इन्वेस्टमेंट फंड का रह गया था। आया? अब जितना तुमने इधर उधर की बातें इन्वेस्टमेंट फंड में की, सिक्योरिटाइजेशन शुरू होने से पहले ही खत्म होने जैसा रहता है, इसमें ना कोई इधर की बातें ना उधर की बातें, सीधी सी बात है मैम। ये हो गया मेरा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ठीक है। फिर से ये हो गए मेरे यूनिट होल्डर्स। ये बोलता है कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट कौन सी इनकम अर्न करता है मैम? पीजीबीपी कर सकता है, कैपिटल गेन कर सकता है, अदर सोर्स कर सकता है, ये सारी की सारी इनकम इन भाई साहब के लिए क्या है? एग्जाम। सबसे सिंपल, कुछ भी मत दो उसको। ये क्या बोल रहा है कि सारी की सारी इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के लिए एग्जाम है। तो एक चीज बताओ, बचा कौन? ये लोग। जब इसके लिए टैक्सेबल है तो सारी की सारी इनकम इनके लिए क्या हो गई? टैक्सेबल। मैम जब इनके लिए सारी इनकम टैक्सेबल है तो टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को कुछ तो देना पड़ेगा, तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगा ना? हाँ करेगा। अब वही जो अपन ने गलती की थी, मतलब अपन ने नहीं, सिर्फ मेरी गलती थी, ठीक है, वो क्या थी मैम? टीडीएस डिडक्ट होगा यूनिट होल्डर बेस पे। अगर यूनिट होल्डर मेरा रेसिडेंट, इंडिविजुअल या एचयूएफ है, या फिर अदर रेसिडेंट पेई है, या फिर फॉरेन कंपनी है, या नॉन रेसिडेंट है, एज द केस में भी, तो वही जो अपन ने कहानी की थी 25-30 रेट इन फोर्स। आया समझ में? और इसी के साथ पता है क्या, सच में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट खत्म भी हो गया। क्यों? सेम चीज मैम, सेम रेशियो सेम प्रपोर्शन वाली चीज याद है क्या? मैंने अभी कुछ बताया था, सेम रेशियो सेम प्रपोर्शन, मतलब जो इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पीजीबीपी और इन सब की जैसे अर्न कर रहा है, और यहाँ तुमने 2 करोड़ बांटे तो 2 करोड़ का रेशियो प्रपोर्शन सेम होगा। तो वही लाइन यहाँ पे सेम है, सेम रेशियो सेम प्रपोर्शन, ठीक है। और क्या हो सकता है मैम? वो टैक्स किस बेसिस पे देंगे? सपोज 10 करोड़ अर्न किया इनने, पर डिस्ट्रीब्यूट अभी 7 करोड़ ही कर रहे हैं, इन यूनिट होल्डर्स को क्रेडिट बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिट बेस्ड टैक्स पेड, ठीक है। अब इसमें भी जो हाईलाइट करने का काम है ना, पता है, हाईलाइट करो या इसको ले लो, या तो ये पेज पढ़ोगे या तुम हाईलाइटेड चीज पढ़ोगे, बात एक ही है। अब देखो, तुम देखो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के वहां क्या है? एग्जेम्प्ट लिखा है, तो एनी इनकम लिख दो, एनी इनकम एग्जेम्प्ट, एनी इनकम पे हाईलाइट करो और एग्जेम्प्ट हाईलाइट कर लो, बात हो गई कि सिक्योरिटाइजेशन के लिए सब एग्जेम्प्ट है। तो वहां कहाँ लिख दो? ऊपर एनी इनकम, जहां वो क्लाउड के उधर लिखा है ना, तो एनी इनकम हाईलाइट और एग्जेम्प्ट हाईलाइट।
और इन्वेस्टर के इधर ऑल इनकम टैक्सेबल, बस ये हाईलाइट कर लो, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट काट दो, किसी मतलब का नहीं मेरे लिए, क्योंकि वही चीज हमने डायग्राम में पढ़ लिया। फिर सेकंड पॉइंट में वही सेम मैनर सेम एक्सटेंट, वही चीज हाईलाइटेड है रेड में और वही मेरे को करनी है। और थर्ड पॉइंट में सेम नेचर सेम प्रपोर्शन। फिर फोर्थ पॉइंट में क्रेडिट डीम्ड टू हैव बीन क्रेडिट, मतलब मान लिया जाएगा क्रेडिट हो गया और क्रेडिट बेसिस पे ही टैक्स पे करना है, तो डीम्ड टू हैव बीन क्रेडिट सिर्फ क्या होगा, हाईलाइट। मैम जिस वक्त हम फिर एक्चुअल पे करेंगे तब थोड़ी ना टैक्स पे करेगा वापस वो। एक बार इसको भी गो थ्रू कर दो। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का जो डेफिनेशन दिए, वन टाइम रीडिंग नथिंग एल्स। कोई नहीं पूछेगा डीटी में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होता है। 5 मिनट दो रीडिंग के लिए, कर लो रीडिंग इसकी भी।
डन। सबसे बड़ा चैप्टर तो अभी खत्म किया अपन ने, अब एक और बड़ा चैप्टर खत्म करते। तुम्हें पता है वेरियस एंटिटी यही है, इतनी छोटी 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 सी आती जाएंगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा इतना सारा खत्म हो गया। इसलिए आज के आज इसको रिकॉल कर लेना, थोड़ा तो याद हुआ होगा ना। कल मैं वाइवा लूंगी तुम्हारा, इसका भी और इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी, कितना याद है देखते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करना ताकि 10 मिनट हम एक्चुअल वाइवा को यूटिलाइज कर पाए। चलो अब एक लास्ट छोटा सा, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, काम का हो सकता है एमसीक्यू पर्पस के लिए, कभी बाय चांस कुछ पूछ लिया इससे तो पूछ लिया। अभी मैं बिजनेस ट्रस्ट स्टार्ट नहीं करवा रही क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट में मुझे 20-25 मिनट लगेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 मिनट्स का एक और चैप्टर जो है पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या बोला है, बोला देखो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसको कौन कौन सी इनकम होगी। पॉलिटिकल पार्टी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकता है, हाँ, कैपिटल गेन, हाँ, पीजीबीपी, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी, हाउस प्रॉपर्टी, हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, पीजीबीपी भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है, आईएफएस भी हो सकता है। मैम सैलरी भी लिख ही लो ना, लिख तो देती हूँ लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को सैलरी इनकम होगी क्या, पॉसिबल ही नहीं है। वो किसी के एम्प्लॉय थोड़ी ना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होता नहीं है, तो सैलरी इनकम यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। अब वो बोल रहा है कि अगर हम जो आने वाली सारी कंडीशंस बता रहे हैं, सबसे पहले सारी की सारी ऑल कंडीशन, सब कंडीशन अगर कंप्लाई करोगे तो पॉलिटिकल पार्टी की कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। अगर सारी की सारी कंडीशंस आप कंप्लाई करोगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहती हूँ कि पीजीबीपी का मत सोचो कि एग्जेम्प्ट है या नहीं। पॉलिटिकल पार्टी के लिए एग्जेम्प्ट हो सकता है ये, एग्जेम्प्ट हो सकता है ये, एग्जेम्प्ट हो सकती है ये, अगर सारी कंडीशन कंप्लाई करते हो, क्योंकि ये तो फुल्ली टैक्सेबल है। नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी तो बिजनेस करती रहेगी और कुछ टैक्स भी पे नहीं करेगी। तो मैम ये करते हुए आपने क्या बोला कि अगर पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, क्या करती है, सारी की सारी कंडीशंस को कंप्लाई करती है, तो वो सारी कंडीशन कंप्लाई करने पे ये वाली इनकम और ये इनकम उसकी एग्जेम्प्ट होगी, क्योंकि पीजीबीपी इनकम तो हमेशा से फुल्ली टैक्सेबल है। तो कंडीशंस मैं चेक करती हूँ सिर्फ इन 3 इनकम के लिए। अब वो कंडीशन क्या, इतनी मामूली सी कंडीशन है। सबसे पहले बोलते हैं क्या करना है, देखो तुम ही बताओ, तुम किसी को कोई बेनिफिट दोगे तो प्रूफ तो मांगोगे ना। तो बोलते कुछ मत करो, पॉलिटिकल पार्टी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो। सिर्फ मेंटेन करवा लोगे क्या, प्रूफ नहीं, मेंटेन करने के साथ उसका क्या चाहिए, ऑडिट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करो और साथ में क्या करो, ऑडिट करो। इसका मतलब मैं ये बोलूं कि ये हो गई कंडीशन 1 कि पहले बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, और ये हो गई मेरी कंडीशन नंबर 2, इन बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करो। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना, जो डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे काम लगते हैं कि ये काम का डॉक्यूमेंट है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, लेकिन ऑडिट तो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट का होता है ना, तो ऑडिट करवा लो इन बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मेंटेन करने में दोनों चीजें मेंटेन होती है, डॉक्यूमेंट भी बुक्स ऑफ अकाउंट भी, ऑडिट तो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट का ही होता है। थर्ड कंडीशन क्या है, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन बोलता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर तुम्हें ग्रेटर देन 20,000, ग्रेटर देन 20,000 लिखा है मैंने, इक्वल टू नहीं लिखा। अगर तुम्हें ग्रेटर देन 20,000 का क्या मिलता है, डोनेशन मिलता है, तो तुम्हें ना जिस पर्सन ने ये डोनेशन दिया है, राम बस बस बस, जिस पर्सन ने तुम्हें ये डोनेशन दिया है उस पर्सन का रिकॉर्ड मेंटेन करो, क्योंकि भारी है ना डोनेशन, 20,000 के ऊपर कोई डोनेट कर रहा है सीधे, तो रिकॉर्ड मेंटेन करो। रिकॉर्ड में उसका नाम लिख लेना,
उसका पेन वगैरह जो लेना है ले लेना, मतलब सिंपल सी बात बोल रही है, तुम उसका एड्रेस ले लेना। क्यों पता है, डोनेशन के नाम पे ही तो हम लोग भी क्या करते हैं, टैक्स कम करवाते हैं ना। तो 20,000 के ऊपर का डोनेशन है, हम भी तो क्रॉस वेरीफाई करेंगे आगे जाके। तो सिंपल वही है कि डोनेशन अगर 20,000 के ऊपर है तो तुम्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट, अब जो लिख रही हूँ इसका कनेक्शन कल मैं किससे दूंगी, इलेक्टोरल ट्रस्ट से। लेकिन अगर ये डोनेशन इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिल रहा है, इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिल रहा है, तो वो हटा दो, दैट इज एन एक्सेप्शन। वो क्यों है वो आज मैं डिस्कस ही नहीं करूंगी, क्योंकि उसके लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बोलते हैं सिंपल सी बात है, पहला तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, डॉक्यूमेंट मेंटेन करो, एक कंडीशन ये। इन बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट का ऑडिट करवाओ, दूसरी कंडीशन ये। तीसरी कंडीशन ये बोलती है कि डोनेशन अगर 20,000 से अबाव का मिला है तो उस डोनर का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये डोनर इलेक्टोरल ट्रस्ट है तो कोई बात नहीं, कोई रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड लिखा हुआ है तुम्हारे इसमें। और एक लास्ट कंडीशन, अगर ग्रेटर देन 2,000 आप डोनेशन लेते हो, कितना लेते हो, मोर देन 2,000, इक्वल टू नहीं लिखा है, मोर देन 2,000 अगर आप डोनेशन लेते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए। मैं एक कॉमन नाउन लिख दूं, इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब अकाउंट पे ही चेक ले लो, डिमांड ड्राफ्ट ले लो, कैश नहीं। सिंपल सी बात मैं लिखती हूँ कैश। क्या कैश अलाउड है, नहीं, कैश अलाउड नहीं। यहाँ मैं इक्वल टू लिख के क्रॉस करती हूँ, यहाँ पे भी इक्वल टू लिख के मैं जानबूझ के क्रॉस करती हूँ कि यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा है, ग्रेटर देन लिखा। अगर ये चारों कंडीशंस आप कंप्लाई कर जाओ, ठीक है, अगर आपने क्या किया, ये चारों कंडीशंस आपने कंप्लाई कर ली, तो कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी, ये पूरी एग्जेम्प्ट होगी। पीजीबीपी की तो बात ही मत करो, वो तो है ही फुल्ली टैक्सेबल। ये बात समझ में आई? तो मेरी कंडीशन क्या है, अकाउंट मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ, 20,000 के ऊपर है तो रिकॉर्ड मेंटेन करो, 2,000 के ऊपर है तो कैश मत लेना। ठीक है, बस इतनी चीज है। मैम अगर हम डोनेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, क्या कोई डिडक्शन है? डिडक्शन दिया हुआ है तुमको, 80 GGB और 80 GGC, इसमें तुम्हें डोनेशन क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है, 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। बस कैश में डोनेशन नहीं चाहिए। अब जीजीबी क्या है, जीजीसी क्या है, बी फॉर इंडियन कंपनी डोनर है, और अगर सी मतलब इनके अलावा कोई भी अदर एसएससी डोनर है। मुझे ये याद रखने की जरूरत ही नहीं कि सेक्शन क्या है, बस इतना पता होना चाहिए कि डोनेशन 100% डिडक्शन पे है, बस कैश में पेमेंट नहीं करना। क्या ये बात समझ में? खत्म पॉलिटिकल पार्टी। अब इसको भी एक बार गो थ्रू कर लो, सबसे बड़ा चैप्टर एक और
रीडिंग हो गई क्या पॉलिटिकल की? अब देखो जितना विश्वास मेरे को तुम पे है, तो अंदर से एक ही आवाज आती है, तुम लोग खुद लोग तो रिकॉल करोगे नहीं, ठीक है? तो एक काम करो, अभी बैठो, 9 बजे क्लास एंड करते ना, 20 मिनट है, और तुम लिखो एओपीबीवाई में क्या क्या पॉइंट्स आज किए थे बिना देखे। एओपीबीवाई के सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट किया अपन ने, इन्वेस्टमेंट फंड किया है, और पॉलिटिकल पार्टी लिख के ही जाओ और मुझे सेंड कर देना पीडीएफ।